नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे वीडियो मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दो पार्ट अपने यूरोप महाद्वीप से संबंधित देखे थे। आगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा अकाल, सूखा और बढ़ता हुआ रेगिस्तान। तो इसमें अपन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों, ये 17 जून को मनाया जाता है। कब? 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण क्या होता है कि मित्रों, जो उपजाऊ भूमि है उसका धीरे धीरे अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं? राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं? तो मित्रों यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है 12 जिले। कितने? 12 जिले मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं। लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए कि राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार मित्रों 11 जिले, कितने? 11 जिले हैं जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? ये आपको सभी को पता होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। राजस्थान का 61.11 यानी 61.11% जो हिस्सा है वो है मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। और मित्रों यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान का 61.11% हिस्सा मरुस्थलीकरण से प्रभावित है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती हैं। तो मित्रों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। मरुस्थल का मार्च क्या है? मरुस्थल का मार्च क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने। मार्च माह में मरुस्थल में अत्यधिक गर्मी पड़ना, मार्च में आयोजित महोत्सव, मरुस्थल का निरंतर विकास होना या विस्तार होना। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है मरुस्थल का निरंतर विकास होना या विस्तार होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मित्रों इसकी दिशा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दिशा क्या है। इसकी जो दिशा है वो है मित्रों दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ सकता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मरुस्थल के मार्च की, ठीक है, दिशा है। और मित्रों इसी के बारे में देखते हैं कि इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वो भी देखिए, वो है मित्रों हरियाणा। हरियाणा मरुस्थल के मार्च से सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। ठीक है मित्रों, इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बरखान का नाम सुना होगा। बरखान क्या एक प्रकार का बालू का स्तूप है। क्या है? बालू का स्तूप है। ये कैसा है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। ठीक है, इसका सर्वाधिक योगदान है मरुस्थल के मार्च में, क्योंकि इसकी गति भी सर्वाधिक होती है। तो मित्रों इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान किस बालू का स्तूप का है? तो आपको बताना है कि बरखान का। किसका? बरखान का। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सर्वाधिक अकाल से प्रभावित जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक अकाल से प्रभावित जिला मित्रों जहाँ पे सबसे कम वर्षा यानी कम वर्षा वाला स्थान सम है। ठीक है, तो वही होगा कौन सा? अपना जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक अकाल से प्रभावित जिला कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मित्रों कर्नल टॉड ने
अकाल व सूखे को प्राकृतिक रोग की संख्या दी है, ये भी मुझे याद आया, आपको बताया, इसको भी नोट कर लेना। किसने दी है? कर्नल टॉड ने अकाल व सूखे को प्राकृतिक रोग की संख्या दी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? तो मुझे छप्पनिया अकाल 1899 से 1900 के बीच में ये पड़ा था, 1899-1900 को। ठीक है, और इस टाइम विक्रम संवत था 1956। मित्रों ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा, यहाँ पे वर्ष नहीं देकर विक्रम संवत पूछ ले तो भी आपको ध्यान में रखना है। कब? 1956। तो सन की बात करें 1899-1900। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अकाल था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो अकाल था वो कौन सा था? छप्पनिया अकाल। इस कारण से ये याद रखने योग्य है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों इस अकाल के दौरान लोगों का जो एकमात्र सहारा रहा था वो था खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, इस प्रकार से भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, खेजड़ी वृक्ष लोगों का एकमात्र सहारा रहा था। कब? छप्पनिया अकाल के समय। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी। 40सा अकाल पड़ा था मित्रों 1723 को। कौन सा? 40सा अकाल। इस बात को भी आपको जहन में रखना है। ठीक है, 40सा अकाल 1842-43 को। ठीक है, ये पड़ा था मित्रों अकाल सहसा बुरसा। ठीक है, अकाल सहसा बदूसा या इसको मदूसा भी बोलते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1899-1900 को बता दिया मैंने आपको। छप्पनिया अकाल 1987-88 में भी एक अकाल पड़ा था। ठीक है, और उसमें 27 जिले प्रभावित हुए थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसा मैंने बता दिया लेकिन वापस आ गया सामने। अकाल सहसा बदूसा या मदूसा कब पड़ा था? तो मित्रों अभी आपने देखा अकाल सहसा बदूसा या मदूसा 1842 से 43 को पड़ा था, और इस समय जो विक्रम संवत था वो था 1899-1900। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 1868-69 इस टाइम मित्रों त्रिकाल पड़ा था, ये एग्जाम में आ सकता है। त्रिकाल कब पड़ा था? तो आपको बताना है 1868-69 को त्रिकाल पड़ा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मित्रों जो बता रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सही आंसर अपना आ गया। अकाल सहसा मदूसा कब पड़ा? तो ये पता 1842-43 को। ठीक है, 1812-13 के अंदर मित्रों पंचकाल पड़ा था। ठीक है, इसको पंचकाल के नाम से जाना जाता है, पंचकाल। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप जो बातें मैंने बताई हैं समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत वर्षा कम होने पर उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है? किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा यानी जो सामान्य वर्षा जैसे 100 सेंटीमीटर हो रही है उससे कितने प्रतिशत कम होने पर उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है? तो मित्रों जो सामान्य वर्षा है उससे 75% अगर कम वर्षा हो रही है तो उस क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सूखे के प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लीजिए। मित्रों कम वर्षा होना यह भी एक प्रकार का सूखे का कारण है। आंधियाँ चलना, ठीक है, कम आर्द्रता, अधिक वाष्पीकरण, आर्द्रता कम है लेकिन वाष्पीकरण अधिक है, वो भी एक सूखे का प्राकृतिक कारण है। उच्च तापमान और मरुस्थलीय धरातल। ठीक है, तो मित्रों ये सभी सूखे के कारण हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन विशेष रूप से जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखिए, 2002-2003 में सूखे से एकमात्र कौन सा जिला प्रभावित नहीं हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट कर लो, एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि एकमात्र अपना धौलपुर जिला है वो प्रभावित नहीं हुआ था। कौन सा जिला? धौलपुर जिला 2002-2003 में सूखे से प्रभावित नहीं हुआ था। मित्रों ये विगत 100 वर्षों में भीषण अकाल था। तो कौन सा? 2002-03 में पड़ा, विगत 100 वर्षों में सबसे भीषण अकाल था। ठीक है, और मित्रों इससे 32 जिले प्रभावित हुए थे लेकिन एकमात्र अपना धौलपुर जिला प्रभावित नहीं हुआ था। मित्रों इस सूखे को
ड्रॉट के नाम से भी जाना जाता है, मैक्रो ड्रॉट। ठीक है, मैक्रो ड्रॉट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, आई होप जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ गई होगी। 2020-21 के अंदर भी मित्रों लेटेस्ट है, इसलिए थोड़ा सा आप नोट कर लो। 2020-21 के अंदर 10 ज़िलों की 64 तहसीलों को सूखे मतलब सूखा घोषित किया गया था। ठीक है, 10 जिलों की 64 तहसीलों को सूखा घोषित किया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो मित्रों राजस्थान के अंदर कुल 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। अगर बात करूँ भारत की तो भारत के अंदर 142 डेजर्ट ब्लॉक है। कितने? 142 डेजर्ट ब्लॉक है। ठीक है, तो मित्रों जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी और इसको ज़रूर ध्यान रखना, नोट कर लेना। एग्ज़ाम में आप एक बार रिवीजन करके जाना, एग्ज़ाम में से ज़रूर क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष मित्र कार्यक्रम। वृक्ष मित्र कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मतलब ये योजना है और कार्यक्रम दे रखे सामने, उनका संबंधित वर्ष दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म असुमिलित है। तो पहला मित्रों वृक्ष मित्र कार्यक्रम 1986 एकदम सही है। और मित्रों ये डूंगरपुर से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? डूंगरपुर से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक, कौन सा? वृक्ष मित्र कार्यक्रम। ठीक है, इसको रुख भाइला कार्यक्रम भी बोलते हैं, नोट कर लेना, रुख भाइला कार्यक्रम। ठीक है, रुख भाइला कार्यक्रम भी इसको बोलते हैं। हरित राजस्थान योजना, हरित राजस्थान योजना 2009-10 ये भी एक मित्रों 100% सत्य है। नेक्स्ट है अरावली वृक्षारोपण योजना। अरावली वृक्षारोपण योजना 1996-97 ये 100% ही गलत है। ठीक है, तो सही क्या होगा? तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम ये 1992 से प्रारंभ हुआ था। कब? 1992 से। ठीक है, अपना आंसर तो क्या आ गया? सी आ गया। ऑपरेशन खेजड़ा ये 1991 से, ये भी सत्य है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी मित्रों एग्जाम आ जाए जीवन धारा योजना, जीवन धारा योजना 96-97 के अंदर कौन सी? जीवन धारा योजना। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जीवन धारा योजना। ठीक है, 96-97 के अंदर मित्रों जो बातें बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बंजर भूमि विकास कार्यक्रम था मित्रों 1989-90 के अंदर। ठीक है, 10 राज्यों में संचालित है वर्तमान में। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में चालू हुआ था। ठीक है, और अभी 10 राज्यों में संचालित है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीरांचल परियोजना संचालित है, नीरांचल परियोजना संचालित है मित्रों जोधपुर और उदयपुर के अंदर। तो ये अपना सही आंसर होगा डी। मित्रों थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको भी कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। तो नीरांचल परियोजना तो जोधपुर और उदयपुर के अंदर संचालित है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? मित्रों इसी को बोलते हैं काजरी। क्या बोलते हैं? काजरी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई 1959 को। ठीक है, और वर्तमान में ही कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जोधपुर के अंदर स्थित है काजरी। इसी प्रकार मित्रों आपरी, ठीक है, आपरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई 1985 के अंदर और ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 के अंदर जोधपुर में की गई और आपरी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना भी जोधपुर के अंदर 1985 के अंदर की गई। नेक्स्ट देखिए, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना ये की गई मित्रों 22 दिसंबर 2016 को। कब? 22 दिसंबर 2016 को की गई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान मित्रों ये बीकानेर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना भी 1959
ठीक है, 1959 को की गई। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की और अगले वाले वीडियो में और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे आपके 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, सूखा, अकाल और बढ़ता हुआ रेगिस्तान। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।